अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अर्शद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आज एबटाबाद में एक जलसा किया गया। जलसे से खिताब में उनका ये कहना था कि मैं किसी और का नहीं बल्कि अवाम का लाडला बनना चाहता हूं। ये भी कहा कि अब आजमाए हुओं को आजमाना नहीं चाहिए बल्कि नई क़यादत को मौका मिलना चाहिए। किसी को बार बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दिया जाए। कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। पुरानी क़यादत को घर बिठाना होगा और नई क़यादत को सामने लाना होगा। तो अब हम बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का जो ये मुतालिबा है या जो ये बयान है वो मौजूदा सियासी हालात में क्या मुनासिब है, क्या उनका ये मुतालिबा दुरुस्त है और पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात आजकल देखने में आ रहे हैं वो किस हद तक मुनासिब हैं और इनको किस तरह से हम हल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। नवाज शरीफ के खिताबात का सिलसिला तेज़ हो गया है और नवाज शरीफ ने यह कहा कि अगर हमारी पॉलिसीज़ जारी रहती तो डॉलर आज 40 से 50 रुपए का होता। फिर कराची की सियासत की अगर बात करें तो कराची में MQM पाकिस्तान भी खासी सरगर्म है, फिर जमात इस्लामी भी खासी मुतहर्रिक है। MQM ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद के तीर चलाए, जैसे कि हम देखते हैं कि माजी में भी वो ऐसे ही करते चले आए हैं। परवेज़ इलाही ने भी आज ये वाज़े कर दिया कि वो हर हाल में PTI के साथ ही खड़े हैं और काफ लीग और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट का ऐलान पहले ही हो चुका है कि वो एक साथ मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी। तो ये सियासी माहौल चल रहा है, इस पर आज भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का फ्यूचर समिट से खिताब और उन्होंने कहा कि IMF से आइंदा 7 अरब डॉलर का मुआशी प्रोग्राम लेना है। स्टेट बैंक ज़र मुबादला ज़खायर 7 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं और ये भी हुकूमत के अखराजात में कमी और तवानाई की जो कीमत है उसको कम करने के अहदाफ भी हमने मुकर्रर कर लिए हैं। स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो स्टॉक मार्केट में आज नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 100 इंडेक्स 57,000 की पॉइंट्स की हद को अबूर कर गया है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। फिर SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से हम फैसले किए गए, सूरत हाल पर गौर किया गया। तो क्या अब IMF का प्रोग्राम है वही सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम को मुमकिन बना सकता है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का एक फैसला दिया था। आज ये खबर सामने आई है कि सिंध हुकूमत ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा की है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है और एक अपील भी दायर की है। साथ ही साथ शोहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक पटिशन दायर की गई है जिसमें कहा है कि 9 मई के वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है, लिहाजा फ़ौजी अदालतों को बहाल किया जाए और ये मुल्क की सलामती के लिए बेहद ज़रूरी है। तो एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्क में जो सियासी माहौल है वो कैसा है, कारोबारी इस्तेहकाम और IMF से जो हमें अब किस्त मिलेगी और ये कामयाबी से हमने ये मरहला अबूर कर लिया है उसके असरात क्या होंगे, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने मेहमानों से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ, आज बिलावल ने जलसा आम से खिताब किया और उन्होंने ये मुतालिबा किया, ये बात की है कि अब नई क़यादत को मौका देना चाहिए और कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। आप क्या समझते हैं, बिलावल का ये मुतालिबा किस हद तक दुरुस्त है और पीपल्स पार्टी वाकई आइंदा आने वाले इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, बिलावल भुट्टो साहब जो बात कर रहे हैं, अवाम में खड़े हो के ये किससे बात कर रहे हैं, किसको पैगाम दे रहे हैं? दलेरी करके उसका नाम बताना चाहिए। कौन कठपुतली और को मुसल्लत करना चाहता है? कौन पुरानी सियासत को मुसल्लत करना चाहता है? कौन दूसरी या चौथी बार किसी को लाना चाहता है? बताएं। अगर आप आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के लाडले हैं और आवाम के लाडला बनना चाहते हैं तो फिर आप आवाम को कहें कि आप मुझे वोट दीजिए, आप मुझे आगे लेके आइए, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाइए, मैं मुल्क की तकदीर बदलूंगा। जैसे 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में बैठ कर सिंधियों की तकदीर बदल रही है, मरकज़ में भी बैठ कर तकदीर बदलेगी। तो आप या तो आप खुल के ये बताएं कि आपके गिले शिकवे किससे हैं, ये भी नहीं बताते।
कौन कठपुतलियों को लाना चाह रहा है ये भी नहीं बताते, कौन रेड कारपेट बिछा रहा है ये भी नहीं बताते, और अवाम में खड़े होते हैं तो वो अवाम के बहाने किसको पैगाम दे रहे हैं कोई समझ नहीं आ रही। देखिए बड़ी सिंपल और सादा सी लॉजिक है, नून लीग अपनी मोबिलाइजेशन अपनी एक्टिविटी कर रही है हुकूमत साजी के लिए, बिलावल साहब पीपल्स पार्टी अपनी वर्किंग कर रहे हैं अपोजिशन लीडर के लिए, और वो ये समझ रहे हैं कि आज ही हम ये मोमेंटम बना जाएं और ये नैरेटिव कायम करने में कामयाब हो जाएं कि हम तो अवाम के मैंडेट के मुंतज़िर हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो पावर कॉरिडोर की आशीर्वाद के साथ हुकूमत बना रहे हैं। अच्छा, इससे ये राय बनाने में वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये तासुर देने की वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको नवाज शरीफ साहब को रोका जाए ताकि जो पीटीआई का वोटर है वो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट जाके वोट डाले, उनकी पार्टी के अगेंस्ट वोट डाले, और किसी ना किसी जगह पे जाके पीपल्स पार्टी के साथ उनका वोट क्लब हो जाए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं जाके पीटीआई के साथ ज्वाइंट हैंड करेगी, बिफोर इलेक्शन करे या आफ्टर इलेक्शन करे, बहरहाल वो करेगी। मैं तवातर से ये बात आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ। सो वो अपनी अपोजिशन को सीधा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि चले आप अपोजिशन लीडर और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ रहने दें, और नून लीग जो है वो पंजाब और मरकज में अपना काम करे। आईपीपीज में जो 4-6 सीटें 8 सीटें जो जीत जाएंगे वो आगे किसी ना किसी का हिस्सा बन जाएंगे और मामला आगे चल जाएंगे। ठीक, असल इशू ये नहीं है, इशू ये है कि बिलावल साहब जो है वो फंस गए हैं कि वो तो ख्वाब देख रहे थे हुकूमत बनाने के, लेकिन असल लगता यह है कि उनको हुकूमत बनाने नहीं दी जा रही जी, और उनको शायद ये गुमान हो चला है कि ये सिंध के अंदर भी हमारे ऊपर कोई ऐसा मामला बन रहा है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में अपोजिशन होनी चाहिए। 15 साल पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत की, जी काशिफ, अगर कोई और आगे हुकूमत करता है तो पता लग जाएगा पीपल्स पार्टी ने सिंध में क्या गुल खिलाए, इसमें क्या बात है। तो ये बातें हैं, टैक्टिस हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, कोई दूसरी दफा है या चौथी दफा है शहबाज शरीफ साहब बने वजीर आजम या नवाज शरीफ साहब बने, इसका मतलब बिलावल साहब ये तो कह रहे हैं कि या इन दोनों में से कोई एक वजीर आजम बनने जा रहा है, हम नहीं बनने जा रहे। ठीक है, ठीक है। मुनव्वर साहब, आपने बिलावल की तकरीर से क्या अंदाजा लगाया है, किसको पैगाम दे रहे हैं वो? मुझे तो ये लग रहा है कि बिलावल ने बिल्कुल बचपने वाली बात की है। वो अब्बा से कह रहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बनवाओ, मुझे वज़ीर आज़म बनवाओ, तो ऐसे होता नहीं है। उनके अब्बा काफ़ी समझदार हैं और चीज़ों को भी देखते हैं, और उनके जो विजन और सोच है वो उस तक पहुंचने के लिए भी अभी बिलावल को काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगरचे उन्होंने अवाम से ये कहा है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, लेकिन जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया कि लोगों को पता है कि ये किससे बात की जा रही है, तो इस तरह का मामला है। तो ये पीपल पार्टी जो है वो इस टाइम पे जो एस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत तरला कर रही है, तो ये मिन्नत तरला ही जो है ना उनके काम आएगा, और लेकिन उनको साथ में अमली तौर पे अपने सबूत भी देना पड़ेगा कि वो सिर्फ ज़बानी हाँ नहीं कर रही, बल्कि अमली तौर पे भी वो उनकी जो है वो बातें मानने के लिए तैयार है। और अगर ये मेरी बात आप नोट फरमा लें कि अगर पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है तो वो कभी भी पीटीआई के साथ अलायंस नहीं करेगी, ना बिफोर इलेक्शन करेगी ना आफ्टर इलेक्शन करेगी। तो ये वाली एक रेड लाइन बनी हुई है इस हवाले से। तो मुझे ये गुमान है कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी हालत में वो इस तरह का जो मौजूदा पीपल्स पार्टी है वो किसी हालत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखालफत लेने के मोड में नहीं है, और ना ही वो उन्हें कोई उसका बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा। अलबत्ता वो सिंध बचाने की जो कोशिश हो रही है कि सिंध में उनकी चौथी दफ़ा हुकूमत बन जाए लगातार, ताकि वो 20 साला दौर जो है उनका मुकम्मल हो, उसके लिए एफर्ट जो है उनकी वो शायद कारआमद हो जाए। लेकिन अगर वो इसी मोड में रहे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक सिंध में अपनी उस तरीके से अपनी सियासत वो शुरू नहीं की, सिर्फ दो एक चेहरे जो है उनको आगे किया है और दो पुराने चेहरे जो थे उनको पीछे कर दिया। ये वाला मामला चल रहा है। लेकिन जिस टाइम पे मियाँ साहब को ये क्वेश्चन मिलेगा कि भी वो सिंध में भी जाके वो अपना काम करें, तो फिर आप देखिएगा कि भी सिंध के कौन कौन से धड़े आके नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं और उनके साथ वो मुस्लिम लीग नून को भी ज्वाइन करने का ऐलान कर सकते हैं, या एटलीस्ट
वो उनके साथ इत्तेहाद का ऐलान कर सकते हैं। सही। फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा था वहाँ पे अर्बन सिंध में, उन्होंने तो एलानिया कह दिया कि भाई हम वो अलायंस के साथ चल रहे हैं, और वो उनके अब जो तकारीर जो हो रही हैं उनके इत्तेहादी की, वो भी कोई पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रही। तो लगता यही है कि ये अब लेट 90s वाला दौर जो है वो दोबारा रिवाइव होने जा रहा है सिंध के अंदर। और अगर आसिफ अली जरदारी साहब की विजडम और उनके जो हाथ जोड़ के इस तरह करते हैं ना, अगर ये इसने काम ना किया या ये इससे हट गए तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए सिंध की जमीन भी तंग हो जाएगी। ठीक है, इम्तियाज साहब आप क्या कहेंगे बिलावल की तकरीर पर, क्या आपने इससे नतीजा अखज़ किया है? और दूसरा, कराची में क्या सियासी माहौल चल रहा है? देखें, शुमाइला वो सीधे मुखातिब थे आवाम से, वो किसी से उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। थरपारकर में भी उन्होंने आवाम से कहा कि ये सिलेक्टेड ये होना चाहिए। अब वो इन डायरेक्ट किसी और को मैसेज जाए ना जाए वो एक अलग चीज़ है। उन्होंने आवाम से कहा कि मुझे बनाएं, नए को आजमाएं। उन्होंने उधर नहीं कहा कि भाई उधर आप ये सारी चीज़ें करें। वो बहुत पहले था, ये मामला थे। जाम कमाल किससे मिल के गए थे? ज़ाहिर है कि आसिफ जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो से मिल के गए थे। सिंध में भी इस तरह से थे, और कई एक थे जो साउथ पंजाब के लोग थे मिल के। अभी ज़ाहिर है कि आगे पीछे हटे, एक कंपनसेशन है कि भाई जो दी जा रही है। फिर दूसरा ये होता है, बार बार एक बात की जाती है कि जनाब 15 साल से सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, बिल्कुल है। तो क्या पंजाब के अंदर मुसलसल नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं रही? 85 से शुरू हुई है, तो पता नहीं जब हुआ है। बीच में एक दो गेप आए, वो परवेज इलाही वाला गेप आया था, और ये अभी उस्मान बुज़दार वाला गेप आया था, और इसके अलावा तो गेप ही नहीं था। बाद में सारी चीज़ बात ही होती है कि मुशर्रफ का भी था। हाँ, मुशर्रफ का एक थोड़ा सा वही परवेज इलाही वाला दौर था ना। एक और भी गैप था 9 साल नहीं सर, जब परवेज इलाही 5 साल रहे, उससे पहले 3 साढ़े 3 साल लग थे। ये देखे कैसी एकदम डिफेंस शुरू हो गया। सलमान तफसीर साहब सलमान तासीर फॉर द टाइमिंग थे, कुछ दिन यानी कुछ अर्सा थे, और जब शहबाज शरीफ का एक मामला चला था, वरना फिर दोबारा बहाल हो गए थे, वो आ गए थे। पाकिस्तान में तो ये होता है, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि गलत तोड़ी गई है, लेकिन चूंकि इलेक्शन मैच्योर हो चुके हैं इसलिए हम उसको बहाल नहीं कर सकते। जब वो नवाज शरीफ साहब का मामला है तो असम्बली भी बहाल हो जाती है, हुकूमत भी बहाल हो जाती है। वो अलग बात है कि आगे जाकर टक्कर फिर हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। तो बात यह कि सियासत होती है, वो आवाम से मुखातिब थे। थरपारकर में भी उन्होंने यही कहा, एबटाबाद में भी यही बात की उन्होंने, आवाम से कहा है कि आप नए को मौका दें। ये सब आजमाए हुए हैं सारे। अब वो आवाम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या नहीं आता। हमारे यहाँ बैलेट पे आवाम की तरफ से तो रिस्पॉन्स होता नहीं है ना। और ये बात भी कोई माने ना माने, सबसे ज़्यादा साजिशों का शिकार भी पीपल्स पार्टी रही है। सबसे ज़्यादा जो है गड़बड़ इसी के मैंडेट के अंदर होती है, चाहे कभी किसी तरह से मामलात हो। अब आगे जाहिर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, देखे जाएगा कि क्या होगा। और पीपल्स पार्टी अपोजिशन की इतनी मजबूत जमात है कि ज़ियाउल-हक को पता लग गया था। ज़ियाउल-हक के वो जो है ना, नाको चने चबा दिए थे इस पीपल्स पार्टी ने। तो ये ऐसा नहीं है अपोजिशन में, ये इन्होंने तो यहाँ पे तो खुद पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि यार 15 साल में तो हमें नुकसान हुआ है, हमें तो इतना कुछ भी नहीं हुआ, लोगों ने फायदे उठाए, हमने तो कोई मामला नहीं। तो अपोजिशन की तो बहुत मजबूत जमात है। तो ये इलेक्शन में होता है, सियासत में भी ऐसे ही होता है, मामला चलते हैं। आज से 2-3 महीने पहले तक हम नवाज शरीफ की बात नहीं कर पाते थे, आज नवाज शरीफ की बात हो रही है, वो आने वाले यानी वो हो रहे। लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो इलेक्शन कैंपेन है, जो उनके स्टेटमेंट है, वो मुनासिब नहीं है। मुनासिब क्या, उनके अगेंस्ट है। और ये मैं कोट करूंगा ख्वाजा साद रफी को, जब 2 दिन पहले हम सब बैठे थे कराची प्रेस क्लब में, गपशप हो रही थी, तो बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा ये हमारे लिए बात इस तरह करेंगे तो इनके अपने लोगों में वो यानी बददिली फैलेगी, वो हमारी तो पब्लिसिटी हो रही है। ये बात सही है। वो मैं इस प्रोग्राम में बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि नवाज शरीफ की पब्लिसिटी तो खुद पीपल्स पार्टी कर रही है और दूसरी जमातें कर रही हैं सारी इसमें करके। तो सियासत में होता है, लेकिन अपोजिशन में आएगी तो एक मजबूत अपोजिशन में होगी। ऐसा नहीं है। पीडीएम की हुकूमत रिकमेंड किसने किया था? शहबाज शरीफ सही खुद इन्होंने किया था। काशिफ आप क्या कह रहे हैं, बात मुकम्मल करें फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। मैं तो इम्तियाज फरहान साहब को ये बात कह रहा हूँ कि इस पहलू पे भी कभी बात कीजिए कि हजूर पीडीएम की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने और शहबाज शरीफ साहब को बतौर वजीर आजम और राना सनाउल्लाह को बतौर वजीर दाखिला रिकमेंड तजवीज़ कुनिंदा आसिफ जरदारी साहब थे। अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों अहबाब जो है वो अलग-अलग सिमत में खड़े हो गए और वो जो सिंध में मुखालफीन थे उनके साथ जाके नून लीग ने इत्तेहाद बना लिया। क्यों?
ठीक ये है। कहीं गुड कॉप्स बैड कॉप्स तो नहीं खेल रहे कि जो नवाज जरदारी साहब से नाराज है वो नवाज शरीफ के टोकरी में है, और जो नवाज शरीफ से नाराज है जरदारी साहब की सही। टोकरी में, ताकि तीसरी पॉलिटिकल कुव्वत को जनाब बिल्कुल फारा किया जाए। ठीक है। काशिफ MQM बाय बर्थ एंटी पीपल्स पार्टी, GDA मुस्लिम लीग फंक्शनल एंटी बाय बर्थ एंटी पीपल्स पार्टी, जो कौम परस्त है ठीक एंटी, है। कोई नई चीज क्या हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस पर सारे कभी एंटी हैं, इस पर कभी शुरू डिस्कस से। करेंगे। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है और मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं और IMF से मुआहिदा भी हो गया है। स्टॉक मार्केट ने भी आज नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या IMF प्रोग्राम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम अब हमारे लिए मुमकिन नहीं रहा। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर ख़जाना शमजाद अख्तर ने फ्यूचर समिट से खिताब किया और उनकी जानिब से बताया गया है कि ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होने से सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हुआ है। फिर IMF का मुआहिदा भी हो गया है। स्टॉक मार्केट ने भी आज रिकॉर्ड कायम किया है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो मुआशी मैदान से अच्छी खबरें ही सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो अच्छी खबरें सामने आ रही हैं इसमें IMF का बहुत बड़ा हाथ है। क्या समझते हैं आप मुनव्वर साहब, IMF के प्रोग्राम के बगैर हम मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर पाएंगे? जी बिल्कुल, ये फिलहाल तो इसी तरह नज़र आ रहा है कि IMF के प्रोग्राम की वजह से ही जो हुकूमत ने मालियाती डिसिप्लिन कायम किया उसके नतीजे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। और साथ में ये देखें कि IMF ने जो शराइत आयद की थी उनसे वो किसी एक शर्त से भी उन्होंने हटने नहीं दिया हुकूमत को, और कहा कि ये चीज़ें आपको करना पड़ेंगी जिस पे आप हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे साइन कर चुके हैं, और ये पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। तो फिर उसके ऊपर वो हुकूमत ने भी बिल्कुल सर झुकाया और कहा कि भी ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान है तो लिहाजा अवाम को थोड़ी और कड़वी गोलियां खाने दें, और अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जला तो कोई बात नहीं, एक टाइम की रोटी खा के भी गुजारा कर लेगा। वो जैसे कि एक माजी में एक बड़े मकबूल रहनुमा ने कहा था कि अवाम को जो है ना एक दो रोटियां खाने की बजाय एक रोटी खाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने ये इस तरह का सेटअप कर दिया कि आज पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी जो है एक वक्त का खाना खा रही है, दो वक्त का खाना नहीं खा रही। तो इसी तरह के मामला अगर रहे तो यकीनी तौर पे अवाम का हाल जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बहरहाल वो सरवाइव कर जाएगी। और मुझे ये गुमान है कि भी ये अवाम का ये इम्तहान जो है वो अगले कई माह तक चलेगा। ये इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो आके अवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ देगी, क्योंकि जून तक जो है फिर IMF का प्रोग्राम वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की स्टेट फैसला करेगी कि उसे आइंदा जो IMF का प्लान लेना है या नहीं लेना। अगर नहीं लेने जाएंगे तो फिर बजट में अवाम के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ जो है वो उसकी अनाउंसमेंट ज़रूर करी जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत वही बन रही है जिस तरह के मेरे पैनलिस्ट साथी जो है वो इशारे दे रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान में चाइना की इन्वेस्टमेंट ज़रूर बढ़ जाएगी। सऊदी अरब वाली इन्वेस्टमेंट शायद उसमें कोई तखीर हो, लेकिन चाइना की इन्वेस्टमेंट और CPEC का रिवाइवल, उसके साथ CPEC 2 का जो प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत से मंसूबे हैं, जिसमें मैस ट्रांजिट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, तो उसमें जाहिर है जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस कदर हो कि पाकिस्तान में वो बेयक वक्त बहुत से प्रोजेक्ट जो है उन पे काम शुरू हो जाए तो उसके असरात अवाम तक पहुँचते हैं, तो उस सूरत में भी अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान है। लेकिन ये देखने वाली बात यही है कि आइंदा इलेक्शन में कौन सी जमात वो कामयाबी हासिल करती है और कौन से लीडर जो है वो हुकूमत बनाते हैं। ये बड़ी दोनों चीज़ें फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से ज़रूर जो है ना वो मैटर करेंगी। ठीक है इम्तियाज साहब, क्या IMF पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है और क्या आवाम को रिलीफ मिलने के आपको कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं? देखिए, आवाम को रिलीफ मिलने का उसके ऊपर तो भट्ट साहब ने भी एक तबसरा किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है उनको कैसे रिलीफ मिले। लेकिन जब इकनॉमी स्टेबल होगी तो अल्टीमेटली आवाम को फ़ायदा मिलेगा और सारा मिलना चाहिए। और अब ये जो बोल रहे हैं कि जी IMF इंटरनेशनली आपको जो भी बिज़नेस करना है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो फाइनेंस में आया है
उसके लिए आपको IMF का प्रोग्राम लेना है, वरना तो ज़ाहिर है कि एकदम छोड़ भी सकते हैं, सारे के सारे हो भी सकता था, लेकिन आपको प्रोग्राम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि ट्रस्ट करें। जैसे कल हम सब गुफ्तगू कर रहे थे, भट्ट साहब ने भी कहा कि अगर वो IMF के जो नुमाइंदा थे अगर गए कतर के एम्बेसडर से मिलना, तो बिल्कुल सही है, यही ट्रस्ट डेफिसिट था जो जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हुए। तो अब उसके लिए IMF एक है कि पूरी दुनिया के जो भी है ममालिक हैं या बिजनेस मैन हैं वो फिर ट्रस्ट करेंगे कि जी IMF है, उसके ये जो डील है होगी। और जो हमें ये पेपर है उसमें है कि जी शमशाद अख्तर साहिबा ने कहा है कि आइंदा हम IMF से $7 अरब का जो है वो हम पैकेज लेंगे। तो $7 अरब का पैकेज का मतलब यही है कि आगे, लेकिन इसका रिटर्न कैसे होगा ये भी हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, इस पर भी एक डिबेट होनी चाहिए कि आया इसकी वापसी कैसे होगी। वो $7 अरब ये वाले और जो माजी का जो हम पर कर्जा है उसको हम वापस कैसे करेंगे, किस तरह से वो आगे जाएगा। और अल्टीमेटली देखें, जब इकोनॉमी स्टेबल होती है तो आपका जो उसका बेनिफिट आवाम को पहुंचता है, किस तरह पहुंचे, अब उसके लिए एक तरीक़ेकार है कि हमें नेगेटिविटी के साथ अभी तक पहुंच रहा है तो आगे भी क्या ये नेगेटिविटी रहेगी, मखसूस लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा या क्या होगा। क्योंकि मेरा तो आज भी मानना ये है कि पाकिस्तान में महंगाई से ज़्यादा आमदनी कम है। आमदनी मुनासिब हो जो कि दुनिया भर में यानी बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान में जो कुछ थोड़ा बहुत भी अगर बिजनेस है और हिंदुस्तान, उसके मुकाबले में हमारी फ़ी कस आमदनी बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत अच्छी आमदनी है, और ख़ास तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, वरना जो छाबड़ी वाला है महंगा लाता है महंगा बेचता है, उसको कोई परवाह नहीं होती, कोई यानी उसको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। जो बिज़नेस ये तनख्वाहदार तबका है उसमें आप देख लेंगे कि अगर कभी 30% बढ़ भी जाए तो उसमें इजाफा होते होते टाइम लगता है। जब 32,000 इन्होंने मिनिमम सैलरी की नॉन स्किल्ड, तो वो कोर्ट में चले गए बिजनेस कम्युनिटी के लोग कि भाई ये क्या है उसमें। अब ये पूरी मवाजना होना चाहिए सारी दुनिया का कि जनाब हमारी आमदनी कम है या महंगाई ज़्यादा है। अगर कंपेयर करेंगे आप रेट के हिसाब से तो हमारी आमदनी कम है, इस तरह की महंगाई नहीं है जिस तरह से मामलात होते। तो IMF का आपको पैकेज लेना लाजिम व मलजूम है, जो इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल डेफिसिट है पाकिस्तान के हवाले से। तो अब जाहिर है कि उन्होंने $7 अरब का आगे कहा है, अब इसका पैसे का सही इस्तेमाल हो, सही हो, और इन्वेस्टमेंट जैसे भट्ट साहब ने की, चाइना तो है बिल्कुल बीच में, वो तो आएगा। अब ये सऊदी अरब, UAE, कल 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं, बल्कि पूरा हफ्ता UAE के जो कॉन्सुलेट है यहाँ पर कराची में बहुत एक्टिव है। गुज़िश्ता रोज़ आसिफ ज़रदारी साहब से UAE के एम्बेसडर ने और कॉन्सुलेट जनरल ने मुलाकात की, और यहाँ पर जो 2-4 मरतबा गुफ्तगू हुई है उसमें उनका यही है कि जी UAE से जो है एक ह्यूज जो इन्वेस्टमेंट है कारोबार की सूरत में मुख्तलिफ वो आ रहे हैं। सऊदी अरब का एक मामला है कि वो सऊदी अरब कैसे हुआ, ये जो इसराइल का जो मसला आया है उसको भी लोग कह रहे हैं कि इसराइल में जो एकदम सारी चीज़ें आई, बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि वो हमास या फ़लस्तीनियों को नुकसान हो रहा है, लेकिन इसराइल यानी ये G20 ये जो चल रहा था, जो हिंदुस्तान में हुआ कि जी अब इस तरह से एक नया रोड बनेगा, तो इसराइल और ये जो पूरे हिंदुस्तान है और ये जो अमेरिका जो चीख रहा है, क्यों चीख रहा है, उसका G20 वाला सारा प्रोग्राम खराब हो गया, तो उसकी वजह से शायद थोड़ा सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ताखीर हो। ठीक है काशिफ, ये जो मुआशी इस्तेहकाम की खबरें आ रही हैं हमें, इसके समरात अवाम तक कब पहुंचेंगे भी या कि नहीं? शुमाइला, ये जो माशी इस्तेहकाम की खबरें हमें आ रही हैं और जो IMF से मुआहदे की बात हो रही है, IMF से जो हम लिख पढ़ के मुआहदा कर चुके हैं, PDM की हुकूमत से लेके निगरान और निगरान से लेके आने वाली हुकूमत, एक शिक में भी हम रद्दोबदल नहीं कर सकते, वी आर बाउंड। अब मसला ये है कि हम तो जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमत से ये तवक्को करना कि वो महंगाई को कम कर देंगे, वो आवाम को रिलीफ देंगे, ये बड़ी नामुनासिब बात है। निगरान हुकूमत तो 8 फरवरी तक है, इलेक्शन करवाएगी, चली जाएगी। मसला तो उनका है जिन्होंने मुआहदे किए और जिन्होंने आगे फिर इसको चलाना है। मैं समझता हूँ कि असल सवाल उनके ऊपर है। अब IMF से हमने मुआहदा इसलिए किया कि इंटरनेशनली हम स्टेबल हो जाएं कि हमारी इकॉनमी डिफॉल्ट नहीं कर रही, दुनिया भर के इन्वेस्टर हमारे साथ काम करें, पैसा लाएं, सरमायाकारी करें। अब IMF से तो हमने मुआहदा कर लिया, जिस तरह चाहा उन्होंने हमने कर लिया, और रिकॉर्ड के बात है कि $1 अरब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें नाक रगड़नी पड़ी। चले हमने ये स्टैम्प करवा ली कि हमारी इकॉनमी स्टेबल है, आइए सरमायाकारी कीजिए। उसके बाद हमने गाहे बगाहे
ये देखा कि जी कभी कोई खबर आ रही है कोई फलां मुल्क 20 अरब डॉलर देगा, कोई 15 अरब डॉलर देगा, 40 अरब डॉलर आ जाएगा, अभी तक नहीं आए। क्यों नहीं आए, अल्लाह बेहतर जाने। चले अब ये जो मुआहदे हमने IMF से किए, इससे इशराफिया को क्या नुकसान हुआ? क्या उनके एहसासे बिके? क्या उनके घरों में फाके आए? क्या वो 3 टाइम की रोटी से 2 टाइम की रोटी पे आए? नहीं, अशराफिया के एहसासे मल्टीप्लाई हुए। जो एक बंदा जिसकी छोटी सी कहीं पे कोई प्लॉट था, कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्राइस बढ़ी, वो 3 गुना हो गई। जिनके एहसासे डॉलर में थे, 1 लाख डॉलर के 3 लाख डॉलर हो गए। सही, ये एहसासे इसी तरीके से रेशो से बढ़े ना जी। गरीब आदमी की आपने आसूदगी खत्म करने के लिए IMF से मुआहदा किया और खुद अमल नहीं किया। मुझे सिर्फ एक बात मैं ये कहूंगा तो मेरे दोस्त जो है वो नाराज होते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि कोई बड़ा कारोबारी बंदा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट, कोई बड़ा एक्स सर्विसमैन ऑफिसर जिसने ये कहा कि मुल्क की इकॉनमी खराब है, क्रिटिकल है, हम अपने एहसासे बेच के अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं, ठीक, हम अपना कारोबार अपने मुल्क में शिफ्ट कर रहे हैं। जिस वक्त यहां से कमाया हुआ पैसा फ्लाई करके बाहर जाएगा तो इस मुल्क में अफरात-ए-ज़र ज्यादा होगा, परेशानी होगी, मईशत तंग होगी। हमें यहाँ पे किरदार की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी होती है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि डॉलर 40-50 रुपए पे होता, हमारी पॉलिसियाँ चलती। मुझे बहुत खुशी होती है कि जरदारी साहब कहते हैं हमने मुल्क की इकॉनमी को बहुत बेहतर किया। मुझे बहुत खुशी होती है जब दीगर वो जो 30-35 साल से वही एक फाइनेंस मिनिस्टर का क्लब है, उससे अलावा कोई बंदा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकता। सही, वही फाइनेंस मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का होता है, वही तरीके इंसाफ का होता है, वही आगे जो था आगे हुकूमत में कैरी हो जाता है। ठीक, ये आप ट्रेल निकाल लीजिए, आपको ऐसे लगेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, एडवाइजर एक ही लोग हैं, एक ही शख्सियत है, रद्दोबदल हो रही है। ठीक है, तो फिर मुल्क की इकॉनमी ऊपर जाने के लिए नीचे क्यों जा रही है? सही, बिल्कुल। टैक्स हम देने को तैयार नहीं है, हम अपना सरमाया यहाँ पे लाने को तैयार नहीं है, अपने मुश्किल वक्त के लिए सरमाया बाई रखने की प्रायोरिटी करते हैं। हम यहाँ पे चीजों को अपने किरदार के ऊपर लाने को तैयार नहीं है और तवक्को ये कर रहे हैं कि दुनिया आए आके हमें पैसा दे और हम उसके बाद अपनी इकॉनमी को ठीक करें। भाई आप कुछ ना करें, आप सिर्फ CPEC को माशी शारक डिक्लेयर कर दें और इस शारक के ऊपर सारे तमाम सियासी जमातें कन्विंस हो जाए, हम इंशाल्लाह 3 साल में माशी तौर पर आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। कौन करेगा भाई? यहाँ तो हर कोई अपनी मुश्किलों की सरमाया बाहर रखता है। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे फौजी अदालतों की बहाली मुल्क की सलामती के लिए कितनी जरूरी है। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शोरा फोरम बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत की जानिब से फ़ौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा किया गया है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक अपील भी दायर की गई है। आप क्या समझते हैं इम्तियाज़ साहब, फ़ौजी अदालतों की बहाली मुल्क की सलामती के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, फ़ौजी अदालतों की बहाली से मुल्क की सलामती का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में अमन व अमान से मुतालिक का ताल्लुक है और मैं जो पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हम उस पर स्टैंड करते हैं। लेकिन एग्जम्पशंस भी होती हैं मुख्तलिफ। जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया था, जो 20 पॉइंट है आपको अडॉप्ट करने पड़े थे ना, इसलिए कि ख़ास सूरत हाल थी। ख़ास सूरत हाल में ख़ास मामलात आपको इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं। ये जो 9 मई वाला मामला हुआ है, उसमें ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, मीटिंग्स ये अवेलेबल है, सारी चीज़ें। देखिए, जब आप सिविल अदालतों में आएंगे, अब एक मिसाल के तौर पे हमने अपने ही प्रोग्राम में एक डिस्कस किया था कि जुडिशल कमीशन में जब मज़ाहिर अकबर नकवी का मामला गया तो उन्होंने बोला नहीं, ये 3 जजों पे तो मैं एतबार ही नहीं करता, ये 3 जज जो है ये मेरे साथ फरीक है, तो लिहाजा मैं जवाब भी नहीं दूंगा। और उससे के पहले भी हुआ है कि जज के ऊपर नो कॉन्फिडेंस। अगर शोधा नो कॉन्फिडेंस कर रहे हैं सिविल अदालत पे, तो आइन क्या कहता है भाई, कानून क्या कहता है? वो कहते हैं कि हम नहीं चलवा, हम तो सिविल कोर्ट में हमारा, हम नहीं समझते कि आगे इस तरह से होगा। और नेशनल एक्शन प्लान देख लें आप, उसके अंदर जो ये इस तरह की कोर्ट्स हैं, फिर माजी में अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे आपको और भी मामलात मिलेंगे। ये फौजी अदालतों को डिफेंड करने वाली बात नहीं हो रही। जो 9 मई का जो मामला हुआ है उसके ऊपर लोग आते हैं कि आप एक पार्टी को मलाइन करते हो। एक पार्टी को अगर मौका मिलेगा तो फिर आप किस पार्टी को रोक सकते हैं?
फिर किसी को नहीं रोक सकते, फिर आप कौम परस्तों को भी नहीं कुछ बोल सकते। आपको कौम परस्तों को बोलने का भी हक नहीं रहेगा कि जनाब ये इन्होंने क्या किया, किस तरह। कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। अगर जिसने इस तरह नहीं किया है, जैसा कि पीटीआई गवर्नमेंट या पीटीआई के सपोर्टर्स का कहना है कि ये ब्लेम लगाया गया पीटीआई के ऊपर, ओपन आप अंदर जो बात करते हैं फौजी अदालत में जाके जो बात करें, बाहर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सोशल मीडिया पे वायरल करें कि जनाब हमने ये एविडेंस दिए, ये हमने आर्गूमेंट दिए, हमारे अगेंस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है। क्या पीटीआई की गवर्नमेंट में जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो भी गलत हुआ था। क्या एक 2 यंग अस्करी नाम का लड़का जो आया था और बाजवा साहब को उसने खत लिखा था, आज साबित हुआ जो उसने बाजवा साहब को, कोर कमांडर्स को खत लिखा था, सही था। कि आप ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया आपने, ये गलत किया है। उसको वो जो 20 साल उसको 18 साल सजा हुई, वो तो आगे इस वक्त अभी मौजूदा आर्मी चीफ ने उन्हें माफ़ी दी। सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन खास जो सूरत हाल जब आएगी तो आपको कहीं ना कहीं, नहीं तो आपको कौम परस्तों को बोलने का भी कोई हक नहीं है। काफी सारे मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो केसेस चले हैं कि भाई मिसाल के तौर पे कंटोनमेंट में अगर कोई मामला होगा तो वो कैसे आप उसको कहाँ पे कौन सी कोर्ट में लेकर जाएंगे। अगर वहाँ जो इंस्टॉलेशन है आर्मी की तो फिर तो कोई भी आएगा करके चला जाएगा। फिर तो आप ये मिसाल डालें सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये है शुमाइला कि जो मुतासरीन है वो जब मुतमईन नहीं है तो आप लॉ के मुताबिक भी हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया ना कि मुझे मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा जी मैं नहीं मानता, और कितने लोगों ने ऐसे कहा है, खुद पीटीआई के चेयरमैन ने या दूसरों ने कहा भी ये जज को चेंज करें, हम नहीं तस्लीम करते इसको। तो जब शोहदा की फैमिली वो कह रही है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आपको इसमें, मैं ये नहीं कहता कि रास्ता ढूंढे, आपका जिन जिन जगहों पर ये इवेंट्स हुए हैं, जिस जगहों पे, चाहे वो आप जिना वो जो कहें कोर कमांडर हाउस कहें या दूसरी इंस्टॉलेशन कहें, वहां पे जो लॉ एग्जिस्ट करता है आप उसको एक्सरसाइज करें। खुद जो मुलविस है गिरफ्तार हुए, क्या उन्होंने पिटीशन नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में कि जब हमारे फौजी अदालतों में मुकदमा चलाया जाए। ठीक है काशिफ, फौजी अदालतों की बहाली को आप कितना जरूरी समझते हैं, खास तौर पर मखसूस हालात में जिसकी निशानदेही अभी इम्तियाज साहब ने भी की है? देखिए मैं तो जरूरी समझूं या ना समझूं, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरी इदारा सेनेट ऑफ पाकिस्तान है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इसके फेवर में करारदाद मंजूर हुई है। सेनेटर रजा रब्बानी साहब और जमात इस्लामी के मुश्ताक साहब ने अपोज किया, बाकी साहब ने अक्सरीती तौर पे तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी एक सिर्फ गुजारिश है कि कौमी असम्बली ने लेजिस्लेशन की, सेनेट नहीं, उससे पहले कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन थी। सर देखिए ना, कौमी असम्बली की लेजिस्लेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना, हमने तो उसे आगे पीछे नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू कर दिया, सेनेट ने उसके हक में करारदाद पास कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जमहूरी लोग, तमाम सियासी अकाबरीन जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि फौजी अदालतों की रेस्टोरेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीव पार्टी है शोहदा फोरम, वो समझते हैं कि हमारे जो प्यारों के मुल्जमान हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में होना चाहिए। उन्होंने उठा के सिंध हुकूमत में भी और बलोचिस्तान की शोहदा फोरम में उन्होंने चैलेंज कर दिया इसको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को सुनना है। सुप्रीम कोर्ट समझती है कि यह आईनी और कानूनी तौर पर ठीक है तो वो उसको रेस्टोर कर दे, बहाल कर दे। सुप्रीम कोर्ट समझती है नहीं हो सकता तो वो उसके खिलाफ कोई ना कोई फैसला देगी, लेकिन फैसला लॉजिक में देगी। सही। मेरा सिर्फ मुद्दा एक है, मेरा मुद्दा यह है कि देखें, मुल्क की सलामती के ऊपर किसी को भी ये हक नहीं है कि वो इस तरीके से जो है वो बात करे, अमल करे, उनकी शनाख्त, उनकी आइडेंटिटीज को मस्क करने की कोशिश करे। ठीक। लेकिन देखिए, आज हमारे जो सिपा सलार हैं, अगर कोई शख्स आज फौज के सिपा सलार के ऊपर कोई बेजा तनकीद करता है या पब्लिक गैदरिंग में उसके ऊपर बात करता है, इल्जामात लगाता है, तो पूरी फौज डिमोरलाइज होती है। डीजी आईएसआई के ऊपर कोई बात करेगा तो पूरी आईएसआई की जो फोर्स जो हमारे लिए दिन रात काम कर रही है वो डिमोरलाइज होती है। बिल्कुल सही। तो इनको भी तो ग्रिप करना चाहिए ना। ये माजी में पब्लिक गैदरिंग में यूनिफॉर्म में आर्मी चीफ बाजवा साहब के ऊपर तनकीद कौन करता रहा? नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा। उस वक्त डीजी आईएसआई पे उन्होंने तनकीद की, तो उनको भी तो रेस्टोरेशन मिल गई ना, उनको भी तो हर चीज को कह दिया कि आए खुल्लम खुल्ला सियासत करें।
मेरा मुद्दा यह है काशिफ, कि फिर आप मिक्स कर रहे हो। आपने एक असूल काशिफ, आप बनाना है। चीजों को मिक्स कर रहे हो। देखिए, सर मेरी बात तो सुन लेना। तनकीद मेरी आर्मी बात तो चीफ सुन हो ले। मैं या आपकी जो भी हो, तनकीद के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। मामला आ रहा है 9 मई का। और सर मेरी बात तो सुनिए, जी। मेरी बात तो सुनिए। मैंने तो इसके बाद नहीं कह रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि बात तो हुई ना। अगर ये तो नहीं हो सकता कि घर के बड़े के ऊपर आप दशनाम दराजी करें, आप इल्जामात लगाएं, आप तनकीद करें और आप कहें कि घर के छोटे जो उनसे वो डिमोरलाइज नहीं होंगे। मेरा सिर्फ एक मुद्दा है, आपने जो भी प्रिंसिपल सेट करना है उस प्रिंसिपल को अक्रॉस द बोर्ड सेट कीजिए। इस तरह मत कीजिए कि जो बंदा आपको पता लगे करप्ट है, उनके करप्शन के केसेस मौजूद हो, उनकी इंक्वायरियां मौजूद हो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप चीजें सीधी कर दें। क्यों भाई? उस गरीब आवाम का क्या कसूर है जो 3 टाइम की बजाय 1 टाइम की रोटी खा रही है? अब उसका किसको ख्याल है? सिर्फ ये बात है कि आज आप एक जमात में बैठे, लुटे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फुटे और फिर नई जमात में जाके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाए। और अगर आप बात ना माने तो फिर आपके पेशी और मुकदमा शुरू हो जाए। इस मुल्क में आपने कोई निजाम, कोई किरदार, कोई वजह करना कि नहीं करना? ना यहाँ पे सियासत के कोई असूल है, सही, ना यहाँ अदालतों में कोई असूल है, ना यहाँ पे किसी इखलाकियात के कोई असूल है। जिसका जो दिल करता है वो अपना काम कर रहा है। चू चू का मुरब्बा बना के रख दिया इस मुल्क को आपने। ठीक है। भाई 9 मई के ऊपर जिसने हरकत की, कौन सी होश पाकिस्तानी उसको वो सपोर्ट कर सकता है? ठीक कौन उसकी फेवर में बात कर सकता है? सही। लेकिन आप जो कर रहे हैं, आप देखें ना, आपने एक पैटर्न सेट कर दिया। ओके डन, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे रेस्टोरेशन का, मिलिट्री कोर्ट की ट्रायल का, हमें कोई इतराज नहीं। हम कब कह रहे हैं कि ना करें? फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना, ना मैंने करना, ना इम्तियाज साहब ने करना है। अच्छा, नंबर 2 बात यह है कि जिन लोगों को आपने रिलीफ दिया, उनकी करोड़ों रुपए की करप्शन आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ कर दी। अदालतें 3 साल पहले कहती हैं नवाज शरीफ साहब मोस्ट करप्ट आदमी है, इनकी हर चीज करेक्ट कर लो। 3 साल बाद कहती है कि इनकी हर चीज वापस कर दो। सही, हाँ। क्या इससे बड़ा मजाक इस मुल्क की आवाम के साथ कोई हो सकता है? मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए। मेरा रोना तो यह है कि भाई जो करना है सबके साथ इक्वल करो, पसंद नापसंद की बुनियाद पे मत करो। इस मुल्क का मजीद बेड़ा गर्क ना करो। ठीक। और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में कलीदी किरदार अगर मौरख लिखेगा तो आप लिख के ले लीजिए कि सबसे कलीदी किरदार अदलिया का निकलेगा। बिल्कुल ठीक है। मुनव्वर, आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि दस्तूर पाकिस्तान जो है ना वो ही सुपीरियर है। उस अगर दस्तूर ने इस बात की इजाज़त दी है कि फ़ौजी अदालतें बन सकती है तो फिर बन जानी चाहिए। और अगर दस्तूर पाकिस्तान कहता है कि भी जो सिविलियंस है उनका ट्रायल जो है वो सिविल अदालतों में ही होगा तो फिर उसके ऊपर रहना चाहिए। ये अगर सिविलियंस का ट्रायल अगर आप फौजी अदालतों में करने जाएंगे तो ये आप कैंसर का इलाज जो है वो पेंसिलिन से करने जा रहे हैं या वो डिस्प्रिन से करने जा रहे हैं, तो ये इसका इलाज नहीं है। ये इससे पहले हमारे जो क्राइम रेट बढ़ता रहा तो एक बड़ी थ्योरी आती रही कि पुलिस एनकाउंटर उसको सपोर्ट किया जाए, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि लॉलेसनेस बढ़ी और बेगुनाह लोग भी जो है वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए। तो अभी बहुत से लोग जो हीनियस क्राइम में जो विक्टिम बनते हैं तो वो इस बात की हमायत करते हैं कि भी पुलिस मुकाबले होने चाहिए, ये फौरी इंसाफ का बड़ा अच्छा जरिया है। लेकिन जो लोग कानून और आइन पर यकीन रखते हैं वो कभी भी पुलिस मुकाबलों की हमायत नहीं करते। इसी तरह अगर हमारे दस्तूर ने इस बात की इजाज़त नहीं दी तो जो दस्तूर साज है उन्होंने बहुत सोच समझ के ये दस्तूर बनाया था। वो हमारी तरह को कम पढ़े लिखे या मेरी तरह का जाहल आदमी नहीं थे। वो यकीनी तौर पे वो ब्रेन थे, इस मुल्क के आला दिमाग थे, कानून को भी समझते थे, मुआशरे को भी समझते थे, हालात को भी समझते थे। इसी वजह से उन्होंने दस्तूर में ये शिक रखी कि जो सिविलियंस है उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। और हमारे लोग तो इस कदर माशाल्लाह तैयार बैठे होते हैं कि अगर किसी को रावलपिंडी से फ़ोन आ जाए तो वो ना सिर्फ अपना सियासी जमात तब्दील कर लेता बल्कि अगर खुदा न खास्ता कोई और भी बड़ा मुतालबा हो जाए तो वो मान लेते हैं। तो इस तरह का मामला यहाँ पे ये हमारी कौम इसी तरह की है। इसके वो ताकत के आगे वो लड़ने वाले नहीं है। तो जो दस्तूर ने एक तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ मुझे लगता है कि उसको रहना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बड़ा साहिब है, दस्तूर के मुताबिक है और मैं समझता हूँ कि वो उसका एहतराम किया जाना चाहिए। और भट्ट साहब, जो आइन के मुताबिक जो आइन में तरमीम कर सकते हैं अरकान असम्बली,
और सेनेट, अगर उनकी भी ये राय आ गई है, पहले कौमी असम्बली की आई, उसे अंडू किया सुप्रीम कोर्ट ने, सही। अब सेनेट की अगेन आ गई, तो उस देखिए, पे हम क्या गुफ्तगू करेंगे? मैं उनके यहाँ पास पे राइट ना है। पार्लियामेंट की बात करेंगे ना, मेरी अर्ज सुन ले। जी जी। दुनिया की सबसे सुप्रीम पार्लियामेंट बरतानिया की है, तो अगर बरतानवी पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि भी तमाम नीली आंखों वाले बच्चे कत्ल कर दिए जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट वहां की इस बात को मान लेगी? वो उड़ा के रख देगी इस पार्लियामेंट के इस कानून को कि ये बुनियादी इंसानी देखिए, हकूक फैसले के खिलाफ है। देखिए तो फैसले के आइन जो डिपेंड होता है ना, होता है। वो बुनियादी इंसानी शुमाइला, मैं गुजारिश करना आइन चाह जो रहा हूं। है वो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और इस आइन ने पाकिस्तान के शहरियों को वो तहफ़्फ़ुज़ जो दिया हुआ है उसको ठीक। बरकरार रहना चाहिए। ठीक है जी, काशिफ आप बताएं, फिर हम मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि सेनेट में बैठे हुए तमाम सीनियर पॉलिटिशियंस ने अगर इसकी फेवर में वोट दिए हैं, तो ये उनकी भी समझ के ऊपर, उनकी बात के ऊपर भी ठीक एक है। सवालिया निशान तो बनता है। साहब, नंबर 2 जो बात अभी हाईलाइट की, 10 लोग थे, 10 बात लोग, आपने 10 की, लोग। एक सर सेनेट की करारदाद तो हो गई ना हजूर। सेनेट में होता ये है कि हम सारे बाहर जा रहे हैं, आप काम वाले कानून सारी यूं ही होती है। ठीक है, ठीक साथ है। देखिए, सेनेट की कंसीडर होगी। दूसरी बात यह कि जो आपने पुलिस मुकाबले की बात की, ये पुलिस मुकाबले की रिवायत डालने का पीछे जो मुझे लॉजिक समझ आती है वो ये है कि हमारी प्रोसिक्यूशन कॉम्प्रोमाइज, हमारी अदलिया ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। एक बंदा जाता है, हाँ। वो जाता है जाके बरी हो जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अब ये फौजी अदालतों की बहाली का मुतालिबा सामने तो आ रहा है, लेकिन बहरहाल इस पर जो भी फैसला करना है वो सुप्रीम कोर्ट को करना है। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।